हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति शिक्षा पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षण उद्देश्यों की, जो सीटेट 2022 के रिकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और इससे क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनते हैं। और जब AWES का पेपर हुआ था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का, तो आपका भाषा परिवार से भी क्वेश्चन बना था, तो उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको यहाँ से सीटेट 2022 संस्कृत में क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा परिवार कितने हैं, तो भारत में आपसे पूछेगा भाषा परिवार कितने हैं, तो 4 भाषा परिवार हैं आपके पास। कौन कौन से हैं, तो एक भारोपीय परिवार है जो भारत और यूरोप के संगम से है। दूसरा द्रविड़ परिवार है जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, उधर भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा आपका तिब्बत वर्मन परिवार है, और चौथा आपका ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है। तो भारोपीय परिवार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारोपीय परिवार की तरह, तो उत्तर की तरफ ये जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको भारोपीय में शामिल किया गया है। दक्षिण की तरफ जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको द्रविड़ में शामिल किया गया है। तिब्बत और वर्मा के संयोग से जो भाषा बनी है उसे तिब्बत वर्मन में, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के संगम से जो भाषा बनी है उसे ऑस्ट्रो एशिया परिवार में शामिल किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा पहले मनुष्यों की एक ही थी। जब भाषा मनुष्य की एक ही है, एक मनुष्य कुछ बोल रहा है और दूसरा मनुष्य दूसरे देश से आकर संपर्क साध रहा है, तो जब 2 देश मिल करके, 2 व्यक्ति मिल करके एक नई भाषा का उद्गम जो होता है उसे ही भाषा परिवार कहते हैं। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल आपकी कितनी भाषाएं हैं, कुल आपकी 22 भाषाएं रखी गई हैं। 22 भाषाओं में से आपकी जो 18 भाषाएं हैं, आपसे पूछेगा 22 भाषाओं में से 18 भाषाएं किस परिवार के अंतर्गत हैं, तो आप बताना कि किसके अंतर्गत है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाएं आ जाएंगी आपकी, 18 भाषाएं आ जाएंगी। और 18 के बाद जो 4 भाषाएं आपकी बचती हैं, 4 भाषाएं आपकी जो हैं वो हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम। ये 4 भाषाएं जो हैं आपकी, ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। किस परिवार के अंतर्गत आती हैं, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आपके द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो 18 भाषाएं बाकी बचती हैं वो किस परिवार के अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आ जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से 22 भाषाएं संविधान में निर्मित हैं। 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, भारोपीय परिवार है आपका, ऑस्ट्रो एशिया परिवार है आपका, तिब्बत वर्मन परिवार है और द्रविड़ परिवार है। 18 भाषाएं भारोपीय परिवार में सम्मिलित हैं और 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आपकी द्रविड़ भाषा में सम्मिलित हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग आते हैं कि हाँ, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपको ही पता है। तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य से पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षण क्या है। तो जब हम लोग शिक्षण के बारे में जानते हैं, तो शिक्षण के बारे में हम लोग क्या पता चलता है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है का मतलब क्या है, जब भी आप जन्म लेते हो, जब भी आप यहाँ आते हो पृथ्वी पे, तो क्या करते हो, सीखते हो और तत्पश्चात उसको सिखाते हो। तो ये जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये कहाँ चल रही होती है, समाज में चल रही होती है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो इसलिए कहा गया है शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। और किसी भी देश का शिक्षण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उस देश की शासन प्रणाली कैसी है, उस देश का सामाजिक मूल्य कैसा है, उस देश की सांस्कृतिक मूल्य कैसा है, और उस देश का दार्शनिक मूल्य कैसा है। ठीक है, कि उस देश में कौन सी शासन प्रणाली कार्य कर रही है, लोकतंत्रात्मक कार्य कर रही है या एकात्मक कार्य कर रही है, और उस देश का सामाजिक मूल्य कैसा है, लोग एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, समाज कैसा है, और क्या है, तो सांस्कृतिक मूल्य कैसा है, संस्कृति कैसी है, उनकी संस्कृति किससे जुड़ी हुई है, संस्कृत से जुड़ी हुई है, हिंदी से जुड़ी हुई है या फिर अंग्रेजी से जुड़ी हुई है। तो इस पर भी शिक्षा काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है कि हाँ, एक देश में कैसी शिक्षा दी जा रही है। और उन लोगों का दर्शन कैसा है। दर्शन का अर्थात ये है, मतलब ये है कि दर्शन का मतलब होता है देखना। वे लोग किस नज़रिए से देख रहे होते हैं शिक्षा को, उस पर भी शिक्षा आपकी निर्भर करती है कि हाँ, उस देश की शिक्षण व्यवस्था कैसी होगी, जिस देश का दार्शनिक मूल्य उस कैसा होगा, उस पर ही आपकी शिक्षण व्यवस्था भी निर्भर करेगी। ठीक है,
तो ये आपका संस्कृत शिक्षण उद्देश्य में शिक्षण हो गया कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें आपको याद क्या रखना है, वह किसी देश के शासन प्रणाली, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और दार्शनिक मूल्यों पर निर्भर करती है। अब शिक्षण के उद्देश्य, तो उद्देश्य की जब भी बात आती है तो उद्देश्य में आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति, उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति, अभीष्टम व अस्ति यस्य दिशायाम कार्य क्रियते, यानी कि उद्देश्य वह बिंदु है, उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में सारे कार्य किए जाते हैं। यानी आपने कोई उद्देश्य रख लिया है, अब आपकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो किस दिशा में कार्य करेंगी, उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में ही कार्य करेंगी। तो उद्देश्य से भी ये क्वेश्चन पूछता है, उद्देश्य की डिफिनेशन यही है, उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति अभीष्टम व अस्ति यस्य दिशायाम कार्य क्रियते, यानी कि उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। कोई भी उद्देश्य आप रखोगे, एक समय पे एक ही उद्देश्य रखना है और आपके जो जितने भी कार्य होंगे, दिन भर के जितने भी कार्य होंगे, जितने समय में वो उद्देश्य जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता, आपके सारे कार्य क्या होंगे, उसी दिशा में होंगे जिस तरफ आपका क्या होगा, उद्देश्य होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। और क्या कहा जाता है, उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम अस्ति यत् क्रियाया प्राप्यते, मतलब उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जो क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उद्देश्य क्या है, जब आप कोई क्रिया करते हो उसके बाद कुछ प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो संस्कृत शिक्षण के भी अपने उद्देश्य हैं। जब आप संस्कृत पढ़ाने जाओगे या भाषा पढ़ाने जाओगे तो उसका कुछ उद्देश्य होगा ना, कि आप जो क्रिया कर रहे हो उसके बाद आपको कुछ प्राप्त होगा, तो प्राप्त जो होगा उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, उद्देश्य कह रहे हैं। तो और उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही अपनी सारी क्रियाएं आप लोगों को करनी रहती हैं, क्योंकि जहां भी उद्देश्य होगा उसी दिशा में सारे के सारे कार्य होंगे। तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीन चीज़ें उद्देश्य के दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपसे पूछेगा, तो पहली चीज़ जो है वो है दिशा। दिशा जो है वो उद्देश्य के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस जैसा उद्देश्य होगा वैसे ही आपके कार्य की दिशा होगी। दूसरा क्या है आपका, व्यवस्थित परिवर्तन। दूसरा है आपका व्यवस्थित परिवर्तन, व्यवस्थित परिवर्तन, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, क्रिया। तीसरा क्या है, आप क्रिया क्या करते हो, आप क्रिया क्या करते हो। तो ये उद्देश्य के क्या है, मूल बिंदु हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि भाषा परिवार अपने पास 4 हैं, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशिया परिवार, तिब्बत वर्मन परिवार, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं अपने पास, जिसमें से 18 भाषाएं आपकी भारोपीय परिवार में हैं और 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आपकी द्रविड़ भाषा में है। फिर हम लोगों ने शिक्षण के बारे में जाना कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी देश के दार्शनिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों और शासन प्रणाली पर निर्भर करता है। फिर हम लोगों ने उद्देश्य के बारे में जाना कि उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति अभीष्टम व अस्ति यस्य दिशायाम कार्य क्रियते, यानी कि उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। और उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम अस्ति यत् क्रियया प्राप्त, उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है क्रिया के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि हाँ संस्कृत शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं।